बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कर्सर के बारे में कि एक टेबल से डाटे को कॉल करेंगे और फॉर्म के अंदर आके वो पेस्ट हो जाए। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि जो है ना वो सारे का सारा डाटा उधर से उठा के आप ये करते हैं ना, सिलेक्ट आइटम नेम इनटू फलां वगैरह वगैरह, ये सारा करते हैं। हम कहते हैं रिकॉर्ड 1 बाई 1 आए। एक होता है कोड के अगेंस्ट डाटा पड़ा होना, तो आप उस कोड को लिंक करते हैं तो वो आ जाता है सामने। एक है बगैर कोड के पड़ा होना, फिर कैसे उठाएंगे? फिर आप उठाएंगे सिलेक्ट तारीख इनटू दिस कॉलम, वो तो नहीं ना, उधर तो लाइनें बनी होगी। फर्ज करें ये मैं आपके पास इधर कंट्रोल जे फाइल ओपन, ट्रायल बैलेंस हमने पढ़ लिया। ट्रायल बैलेंस पहले ट्रायल बैलेंस पढ़ लें, ये कर्सर बाद में पढ़ेंगे। ये जो है ना इसको संभाल के रखो, तो ये बाकी मेरे पर्स में इधर दे दो, वो तो आपको तो मिल ही जाएगा ना, क्योंकि फिर जो है ना वो फॉरेक्स वाले नोट बाहर नहीं निकलन डे यार। मैं की करा की मकसद है हैं? शवारमा मंगवा लीए बस, इन्नी सी इत्थे ही है इन्नी तुहाडी। हाँ, दही भल्ले शवारमा, ते कोई कहता मछली खवा दो तो फिर भी कोई सी शवारमा खवा दो। और एक जगह प्लाट लैन गया, वो कहता मैनू कहता ये 6 लाख रुपया मरला है। मैं सर मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मैं कम से कम 10 लाख रुपया मरला लेना मैं। वो मेरे वाल वेखण। हाँ जी, मैं इन्ना सस्ता मैं की, मेरा तो स्टेटस डाउन करता। मैं क्या 6 लाख रुपया मरला में 10 लाख तो कर फिर हुई। हाँ जी, ये मुस्लिम टाउन नहीं है ये वाला, ये हमारे साथी जो है वहाँ पे, तो कनाल की प्लॉट है ना, तो 6 लाख रुपए मरला। मैं क्या तू बिस्ती करती? मैं क्या जी सेठ दी, अब पता ही तू कहता 3 लाख रुपये तो फिर भी नहीं थी लेनी। मैं कहना किस तरह 10 लाख रुपए जा यार, 10 लाख रुपए मरला, तू 10,000 के अंदर तो मैं आ ही जाना सी। 10 लाख तेनों तो मेरी औकात का पता, उन्होंने तो नहीं ना पता सी हैं। जे इन्ना होंदा तो मैं तुहानू पढ़ाना ना सी। 10 लाख रुपये मेरे को मकसद नेट कैश ही पिया होंदा। अच्छा जी, आईसीएस किससे रखा है हमने भला? है इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, वो आईसीएस बन गया ऑटोमेटिक होता। ठीक है जी, आज हम पढ़ेंगे जी ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस कह रहा हूँ, ओ यार ट्रायल बैलेंस क्या मकसद है? तुम आप लोगों को मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ कोई, तो फिर ट्रायल बैलेंस कहाँ से आ गया? वो कहता वही मैं सोच रहा। आपको स्टॉक समरी करवानी थी, तो वही ट्रायल बैलेंस है ना। उसे इंग्लिश में अगर आप कहें अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में, वो क्वांटिटी है, क्वांटिटी की जो समरी होती है, जो पैसों की समरी होती है उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। क्वांटिटी की जो समरी होती है तो स्टॉक समरी कहते हैं उसे। तो वो आप समझ लें, आप अमाउंट की समरी है जी, वो क्वांटिटी की समरी है, वो अमाउंट की समरी है। तो पढ़ते हैं हम आज कर्सर ही। एक टेबल बनाते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है जी? स्टॉक /st क्रिएट टेबल टर्म्स। ठीक है जी, यहाँ पे हम कहते हैं जी लाइन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह कर देते हैं। ठीक है ना,
ऐसे भी कर सकते हैं, और बल्कि यहाँ पे हम कहते हैं टर्म आईडी नंबर 2, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी की, और टर्म नेम ये हम कर देते हैं। एक लाइन कितनी हम कर दें यहाँ पे, मगर एक एक लाइन में आप लिखना चाहें तो मैं कहता हूँ जी 200 लाइन की टर्म कर देते हैं, ठीक है जी। और आखिर पे राइट पैरेंथेसिस, ये एक टेबल बन गया। इसको जाके आप फॉर्म में जाएं, कंट्रोल जे करें, stock/st@smk। वैसे उस दिन मछली है बड़ी मज़ेदार सी, मैं आज तक उसकी जड़ी है ना खुशबू मैनू ना आ रही है बहुत अच्छी, और ख़ास तौर पे बनी इतनी अच्छी थी कि मैं शायद इतनी अच्छी मछली पहले मैंने कभी ना खाई हो। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का जिन्होंने खिलाई, और जिन्होंने नहीं खिलाई उनको तौफीक दे अल्लाह ताला, ठीक है जी। अच्छा जी, उसी तरह जो है वो हम चले जाते हैं टर्म्स, ठीक है जी। सिर्फ टर्म आईडी ले लें, नेक्स्ट, फिनिश, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर एक एक टर्म के अंदर आपने 20-20 या 50-50 लाइनें करनी है तो उसका टर्म नेम 1000 कर दें, आप टर्म नेम 1000 कर दें, और उसमें मल्टीपल लाइन आपने यस कर देना है। ये कभी सुना मल्टीपल लाइन्स? हाँ, मल्टीपल लाइन जो है ना, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल लाइन, उसको यस कर देना है। उससे क्या होगा, फिर आप उस एंटर करते जाएं, ज़्यादा वो नोट पैड की तरह लिखते चले जाएं। नेक्स्ट टेबलर, नेक्स्ट हम कहते हैं 10, नेक्स्ट, फिनिश, ये जी ये आ गया। हम कहते हैं कंट्रोल एस, टर्म्स कंडीशन, ठीक है, और स्टॉक के अंदर सेव हो जाए, कंट्रोल आर। इसी तरह आपने जनरेट कर लेना है इसको, नंबर तो ऑटोमेटिक जनरेट कर लेंगे, टर्म आईडी 1 2 3 4 5 6 7 9 जैसे करते हैं। 1 हम कहते हैं जी सेंड द गुड्स अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। ये एक जो है ना एक टर्म बना ली। दूसरी 100% गुड्स जो है वो क्वालिटी वाइज होनी चाहिए, ठीक है ना, शुड बी क्वालिटी वाइज। नंबर 3 POLY पोलिएस्टर थ्रेड नॉट एक्सेप्टेबल। अगर उस माल में पोलिएस्टर थ्रेड होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना, नॉट एक्सेप्टेड। नहीं जी, ये हमने 3 लाइनें लिख दी हैं इसमें, ऐसे ही है। अब आप एक जगह फीड कर रहे हैं, ये तब्दील भी हो सकती है, बार बार तब्दील कर देंगे, हो सकता है साल बाद तब्दील हो जाए, लेकिन जो पहले रिकॉर्ड फीड हो चुका होगा उसमें वही टर्म्स रहें जो फीड हो चुकी हैं। ये तो नहीं इधर से आपने टर्म चेंज की तो पहले वाला रिकॉर्ड भी तब्दील हो जाए, समझ आई गल? उसके लिए हमें क्या करना है, ये यहां पे आ गया जी, इसको तो क्लोज कर दें। अच्छा, फाइल ओपन, यहां पे आप परचेज,
परचेज सेल आ रहा है ये वाला, कंट्रोल आर करें। हम कहते हैं जी हर बंदे के लिए परचेज सेल जो भी हम कर रहे हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे फीड हो जाए, उसकी ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है ना। उसके अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कोई चीज़, तो नीचे जो है ना वो टर्म्स एंड कंडीशन उसकी आ जाए कि जी माल जो हम आपसे ऑर्डर कर रहे हैं वो इसके मुताबिक ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कंट्रोल आर। नहीं जी, जगह हमारे पास इतनी की बन गई है। इसमें हम कहते हैं जी एक फील्ड हम ऐड करते हैं, टैब रिसीट इशू मास्टर में, ठीक है ना। रिसीट इशू मास्टर अल्टर टेबल RIMST ऐड मास्टर में ये हम रखेंगे उसमें। तो नहीं, मास्टर में नहीं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन अपनी एक बनानी है हमने। एक और टेबल बनाया हम, क्रिएट टेबल्स परचेज सेल है ना, या रिसीट इशू, आप एक बनाए रिसीट इशू टर्म्स, रिसीट इशू टर्म्स। इसमें क्या करें कि डॉक्यूमेंट नंबर जो उसका देखें, रिसीट इशू MST, सबसे पहले डॉक्यूमेंट नंबर ये वाला नंबर 10, रेफरेंसेस रिसीट इशू MST, उसके किसके साथ इसका लिंक बनाना है, डॉक्यूमेंट नंबर के साथ। अब आप आ जाएं नीचे। अच्छा, अब यहां पे हम देंगे टर्म। अब टर्म आईडी नहीं देंगे, उसका जो टर्म का नाम होगा ना वो दे दें। यहाँ पे टर्म नेम वार्चर 2 कितना, हम कहते हैं जी उसका भी 200 रखा था ना, इसका भी 200 ही रखा, और ब्रैकेट बांध ये। अब आप आए यहाँ पे, एक टेबल बनाए, ब्राउज, ये आ गया RI टर्म्स। नेक्स्ट क्रिएट रिलेशन, ठीक है, ओके, नेक्स्ट फिनिश, नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये टर्म नेम ये ले लें इसका, ठीक है, नेक्स्ट और नेक्स्ट टेबुलर, नेक्स्ट। ये हम कहते हैं ये 3 रखने चाहिए, 4 रखने, 5 रखने चाहिए, वो अनलिमिटेड ही होती है ये तो। नेक्स्ट फिनिश। अब आप देखें यहाँ पे ये आ रहा है टर्म्स का, आ रहा है जी। मैं कहता हूँ इसको कोई बंदा ना हिला ना सके कोई, ये ख़त्म इधर से। यहाँ पे एक बटन हो, यहाँ पे गेट डाटा, गेट टर्म्स, जैसे बटन प्रेस करें इसमें डाटा आ जाए। वो किसके थ्रू आएगा, वो आएगा आपका कर्सर के थ्रू।
इसको मैंने कॉपी किया, इसके ऊपर मैंने लिख दिया गेट डाटा, गेट या गेट टर्म्स। अब आप देखें इसमें ये खाली आ रहा है, अगर ये चला भी लें यहाँ पे तो इसमें तो खाली आ रहा है वो, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रेस करूँगा तो इसमें वो डाटा आ जाएगा। उसके लिए कोडिंग लिखनी पड़ेगी। हाँ जी भी कोडिंग लिखवाओ भी। सबसे पहले जी क्या करेगी वो, क्या है, गो अंडरस्कोर ब्लॉक। अब पहले हम कहेंगे किस ब्लॉक में जाए, ब्लॉक का नाम क्या है जी, इधर से इसको छोड़ो, ब्लॉक का नाम क्या है इधर, रिसीट इशू टर्म्स। कौन सा रिसीट इशू टर्म्स, ये देखें ना, यानी इसको प्रेस किया है तो फिर वो पहले वो इसके अंदर आए, पहले पहली टर्म उधर से लेके आए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांच, जब तक वो टर्म्स खत्म नहीं हो जाती यहाँ पे रिकॉर्ड लूप में लगाए और इधर लाए, ठीक है। गो ब्लॉक, उसके अंदर टर्म्स में गए और सेमीकोलन। फिर क्या करे, फिर क्या करे जी, फर्स्ट रिकॉर्ड, यानी अगर कर्सर इधर उधर भी है, नीचे भी है, तो पहले इधर आ जाए, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाएगी, FIRT, फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक हो गया। इसके बाद क्या करेगी, इफ। हम इफ ये इसलिए लगाना चाह रहे हैं, उस अगर इसके अंदर ये पहला आइटम खाली है, ठीक है, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें लेके आए, जब गेट का बटन ये वाला प्रेस करें, अगर वो पहले से फिल है तो फिर ना लाए। उसके लिए हम लगाएंगे वेयर, इसका नाम लिखा हुआ है हमने टर नेम लिख दिया हमने, टर्म लिखना था, हमने क्या कर दिया, टर नेम। ये वैसे टर ना कर देना। इफ टर नेम इज नल हो, देन क्या करे, आगे आपने जो है दिखाएं इधर, हाँ ठीक है। देन फिर अब सी डिक्लेयर, इसी तरह बिगिन और एंड, ये चलेगा। ये किसके अंदर चलेगा, इफ, इसके अंदर चलेगा इफ। फिर वो प्रोसीजर चले। डिक्लेयर में क्या किया जी, कर्सर डिक्लेयर करना है, एक CUR, एक टेबल डिक्लेयर करना है वर्चुअली। ये आप लोगों के लिए भी है, ये आप भी पढ़ें, बल्कि ये लेक्चर रिपीट होगा आपका, लेकिन आप इसको अच्छी तरह समझें। CURSOR, कर्सर C1, एक ऐसी कर्सर मैंने दे दिया, C1 उसका नाम रख दिया। कर्सर C1 क्या है जी, इज, ठीक है ना, सेलेक्ट ऑल, अच्छा छोड़े, मतलब हम कहते हैं जी सेलेक्ट टर्म नेम। अगर और भी कॉलम उठाने हैं तो कॉमा डाल के लिखते जाएं, हैं। और उसके अंदर जो है ना, किसके अंदर भला, ये उसके अंदर तो मैंने सही किया है ना, वो जो टर्म्स बनाई है, डिस्क्राइब, ये देखें ना, नहीं, डिस्क्राइब टर्म्स, उसके अंदर टर्म पूरा लिखा हुआ है मैंने। तो टर्म नेम पहले वहां से टर्म्स में से उठा रहे हैं, फ्रॉम टेबल नेम टर्म्स। ये आपने एक कर्सर बना लिया, ठीक है ना। ये कर्सर ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे इज और आगे लिख दिया आपने, ठीक है। ले जी, ये आपने सेलेक्ट की क्यूरी एक लिख दी। अब जब आपने सेलेक्ट की क्यूरी वेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सब कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक क्यूरी होती है। अब इसके अंदर ये
C1 एक टेबल बन गया जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड मौजूद है, जो टर्म्स का है तीनों रिकॉर्ड उसके अंदर आ गए हैं, इसके पास सब महफूज हैं इसमें, लेकिन इसमें वर्चुअल है बीच में। फिर क्या करे जी, ऑर्डर बाय, वो ऑर्डर बाय को छोड़ो, बिगिन आ गया, फिर गो ब्लॉक, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी यही ब्लॉक दोबारा जो है ना यहाँ पे लिख दें, वैसे तो यहाँ पे ये आ चुका था पहले ही, लिहाजा गो ब्लॉक करने की जरूरत नहीं। आगे क्या करें, उसको भी छोड़ें, गो ब्लॉक, हाँ, फॉर ए इन C1 लूप, इसका मतलब है फॉर की लूप लगाई, ए एक हमने फर्जी हमने जैसे वन से लेके, तो अब हमने इसका नाम रख लिया, समझ लें ए मीन 1, ए से लेके C1 यानी एक से लेके C1 के जितने रिकॉर्ड हैं उसके अंदर वो सारे फॉर लूप में हमने लेने हैं। क्या करें जी आगे, छोड़ें जी, हम कहते हैं टर्म नेम, जब तक ये लूप रहे तो टर्म नेम के अंदर क्या आ जाए, वो जो C1 की है, ए क्या लिखा हुआ ए जी, अब ये ए C1 जो है वो ए में आ चुका है, A1 ए डॉट डॉट टर्म नेम, ठीक है जी, टर्म नेम। आगे अच्छा, जब ये इसके अंदर पहले रिकॉर्ड के अंदर रिप्लेस कर दे तो फिर वो इस रिकॉर्ड पे आना चाहिए उसे, ठीक है ना। तो फिर क्या करें, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चला जाए, नेक्स्ट और इस रिकॉर्ड पे जाए, ठीक है, और एंड लूप करे जी, जब तक ये डाटा खत्म नहीं रहता। तूने वो पहली लाइन में पहली लाइन लिखनी, उसकी दूसरी लाइन दूसरी लाइन में लिखनी, उसकी तीसरी लाइन तीसरी लाइन में लिख देनी है, ठीक है जी, ये लूप लग जाए उसके अंदर। अच्छा फिर क्या करे, एंड, वो तो कर दिया एंड, बस ठीक है, यानी एंड के बाद जो है वो क्या करे, कमिट कर दे, ठीक है ना। कमिट करके उसके बाद क्या करे, उसके बाद दोबारा इधर आ जाए, वापस अपनी जगह पे आ जाए, किधर, डेट वाली फील्ड में चला जाए। ये सारा काम करके तो क्या करे, डॉक्यूमेंट डेट पे आ जाए और गो आइटम डॉक्यूमेंट डेट, ये अब वो कह रहा है एरर है, कहाँ पे एरर है जी, देखते हैं इसके एरर को। हाँ, और ये कंपाइल किया और टर्म आईडी, यहाँ पे टर आईडी की जगह टर्म आईडी, ये ठीक हो गया जी। कंट्रोल टी, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, ये देखिए यहाँ पे है, हम कहते हैं जी उसका डाटा इसमें आ जाए। 3 रिकॉर्ड आ गए इसके अंदर, आपको तो 2 नजर आ रहे हैं, एक किधर है, कौन बताएगा, ऊपर है। फास्ट काम किया उसने। अब वहां पे अगर 1000 रिकॉर्ड बड़ा होता, उठाना था उसने, इसके अंदर ले आना था। अच्छा मैंने इसको कर लिया सेव। अब मैं उधर जाके ना एक और काम करता हूं, मैं गया टर्म में दोबारा, ये जो हमने टर्म वाला टर्म एंड कंडीशन वाला बनाया है, इसकी ये 2 कंडीशंस मैं क्या करता हूँ कि क्वालिटी वाइज मैं ना इसको कहता हूँ इंस्ट्रक्शन जो है ना ये ख़त्म कर देता हूँ। सेंड द गुड्स ऑन बस स्टैंड व्हेन वी विल कॉल, जब हम कॉल करेंगे फिर हमारी जो गुड्स हैं वो बस स्टैंड पे आपने भेजेंगे, ठीक है जी। अच्छा अब मैंने ये चेंज कर दी, तो क्या मैं इधर आके देखूं तो क्या ये चेंज है, दोबारा चलाएं इसको, इसको नहीं, इसको
F8 करें तो ये तो वही लिखा हुआ है आवर इंस्ट्रक्शन। असल में ये पॉइंट था जो आपको लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशन जब तक चल रही होती हैं तो जो डॉक्यूमेंट बन रहा होता है उसके ऊपर वही आती रहे। जब टर्म्स एंड कंडीशन दोबारा फिर वो कहते हैं इनको रिवाइज कर दो भाई, इसको अब इसमें ये लिख दो, जो पहलों के लिए लिख दिया है वो पहलों के लिए रहे। लेकिन अगर आप कोड की बेस पे उठाएंगे तो फिर तो वो तब्दील हो चुकेंगे। लिहाजा उसका जो उधर फील्ड है वही फील्ड इधर डेटाबेस आइटम रख दें एक, ठीक है जी, एक टेबल बना के। अब उधर थोड़ा थोड़ा फीड क्या हो रहा है जी इसमें। अब मैं अगले के लिए मैं कहता हूँ जी यहाँ पे आए और मैं कहता हूँ गेट। अब इसमें देखें किस तरह है, इसमें वो कॉल वाला आ गया। अब पीछे जाएं, इंस्ट्रक्शन वाला कॉल वाला, इंस्ट्रक्शन वाला कॉल वाला, ठीक है जी। तो जो जिस तरह का डाटा है वो ये ना हो कि जी एक साल बाद आपने कुछ रिवाइज किया, अच्छा ये सिस्टम बनाया सैलरीज का, अब बंदे की सैलरी 5,000 से 8,000 की, पिछली जितनी भी सैलरी लेता रहा वो भी 8,000 हो गई, वो तो काम गलत हो गया। लिहाजा उसका एक फील्ड रखें, ठीक है, अलहदा से, जहाँ पे वो आके सेव हो जाए। ऐसी चीज़ें जो चेंजेबल वाली होती हैं, बाद में चेंज होनी होती हैं, उनको वहाँ पे सेविंग करवाएं ताकि वो चेंज भी कर दें पीछे से, तो फिर या तो उसकी नई बन जाए, टर्म्स नई बन जाए, वो फिर कैसे कंट्रोल करेंगे आप? फिर आप उसका कोड आप दिया करेंगे, ये कोड ये कोड ये कोड, ऐसे भी नहीं हम कर सकते, इतनी कितनी टर्म्स बनेगी कैसे? तो ऐसा डाटा जो बार बार आना होता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या इस तरह, तो उसको एक बटन दबाएं, गेट टर्म्स, गेट का बटन दबाएं, उधर से वो जो भी है 300-400 रिकॉर्ड जो भी है, 5 रिकॉर्ड 10 रिकॉर्ड उठें और इधर आके सेव हो जाए अपने। ये है एक्सप्लिसिट कर्सर। अभी इसके अंदर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? कर्सर चल रहा है। हमने एक कर्सर डिफाइन किया, ठीक है। क्या लिखा हमने इसके अंदर? फिर गो ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर जाए जहां पे फीडिंग करवानी है, उधर चला जाए, उसके फर्स्ट रिकॉर्ड में चला जाए। लेकिन उस वक्त जब ये खाली होगा तब जाए, अगर खाली ना हो तो फिर मैसेज दे दे चाहे आपको। अगर खाली हो तो ये भी इसके अंदर ले आए, ये भी इसके अंदर ले आ जाए। अगर खाली हो तो फिर ऐसे, ठीक है ना। वरना अदरवाइज क्या हो, मैसेज आए कि टर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। रेज फॉर्म ट्रिगर फेलियर, कर्सर आगे ना जाए, वहीं पे रहे। MESS। अब आप देखें, हम इसे कहते हैं जी F8। अब इसमें टर्म्स तो पहले ही है, मैं कहता हूँ गेट, तो कह रहा है टर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है ना। इसको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें से ये पहले डिलीट कर दें सारी, फिर वो कर लेगा, ठीक है। तो